नमस्कार। जैसे कि आपने देखा और जाना और जो आजकल चर्चा का एकदम बड़ा विषय बना हुआ है, वो ये है कि धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई, उसके बाद में जो रायपुर में हुई और उसके चंद दिनों के बाद में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इन सब बातों को देख करके, इन सब बातों के मद्देनजर हम आज चर्चा करेंगे इसी विषय में। हमारे एक बहुत ही सम्मानीय सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट श्री विकास सिंह साहब से। विकास जी, आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हरिद्वार में धर्म संसद हुई और उसके तुरंत बाद रायपुर में एक बंदा जो है, कालीचरण महाराज नाम का तथाकथित साधु, महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्द का उपयोग करता है। तो इन सब घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि काशी में हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि औरंगजेब आया था तो शिवा भी आएंगे। तो इन सब चीजों से आपको क्या लगता है कि हमारी जो ये घटनाक्रम है, ये क्या संदेशा देती है? देखिए, जो दुख की बात है या जो सबसे एक आलोक करने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, वो ये है कि इस तरह के लोग तो इस तरह के भाषण देंगे और इस तरह के भाषण देने पे उनका एक कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य भी होगा। कुछ धर्म के नाम पे वोट लेने की शायद उनकी नीति होगी। जो हमारे बड़े नेता हैं वो इस तरह के भाषण भी दे चुके हैं इस देश में। कुछ उसमें अभी मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उन पे एक्शन नहीं लिया जाना, मतलब पुलिस का उनके ऊपर कोई कड़ा कड़ा एक्शन नहीं लेना, ये सबसे डिस्टर्बिंग बात है, ये सबसे चिंता की बात है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे न्याय प्रणाली पे एक बड़ा भारी सवाल उठता है कि हमने जो अपने आप को एक कानून दिया है, जो हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा असमर्थ है इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? आपको याद होगा विनोद दुआ जी ने जब सरकार के खिलाफ थोड़ी आलोचना ही की, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि कोई तरह से भी एक कानूनी जुर्म के दायरे में आता हो। उस पे तुरंत एफआईआर हो गया, तुरंत पुलिस पार्टी आ गई। मतलब मेरे को सुप्रीम कोर्ट में इतवार के दिन उनका पिटीशन लगवा करके उनको अरेस्ट से बचने के लिए पिटीशन डालना पड़ा। आज ये जो नेता हैं जिन्होंने भी इस तरह की भाषण दी है, पहले भी दी है और अभी हरिद्वार में भी दी, रायपुर में भी दी, ये खुलेआम जो घूम रहे हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं एक ये संदेश मिल रहा है लोगों को कि सरकार की तरफ से एक पूरी छूट है कि आपको जो बोलना है बोलिए, हमको वोट मिलने में इसका फायदा होना चाहिए। बस जहां तक हमको वोट मिलने का फायदा होता रहेगा तब तक आप कुछ भी बोलते रहिए, हम अपना नजर हम घुमा के रखेंगे, हम कोई इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो सबसे जो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो क्या कहा जाए उसको, चुप्पी जो साधी हुई है, जो उन्होंने कुछ एक्शन आज तक नहीं लिया है। आपको याद होगा एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने, जब वो दिल्ली में राइट्स हुई, जब उस समय उन्होंने कहा कि इन पे 24 घंटे के अंदर पुलिस हमको इन पे कार्रवाई करे और एफआईआर दर्ज करे, रातों रात उनका तबादला हो गया। और जो अगले दिन था, जो आज उन्होंने केस सुना और कल लगाया कि कल बताइए पुलिस क्या कर रही है, कल का जो बेंच था बदला हुआ बेंच था और कल के बेंच ने फिर 4 हफ्ते का मौका दे दिया। तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो न्याय प्रणाली अपने आप को क्लेम करती है कि सारे जजेस हम खुद बनाते हैं, ट्रांसफर भी हम खुद करते हैं, तो ऐसा ट्रांसफर क्यों हुआ रातों रात? कहीं ना कहीं एक गलत अंदेशा जाता है जुडिशरी के तरफ भी कि भाई आपको भी एक लाइन पे चलना पड़ेगा, अगर आप नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी कुछ एक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है इस देश में और हम लोग को, सिविल सोसाइटी को इस चीज को देखना होगा कि हमको किस तरह से इस चीज को बढ़ावा ना मिले और कानूनी जो प्रक्रिया है वो सही दायरे में चले
और जो भी जुर्म कर रहा है, कोई भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है, उस पे जी हाँ, कार्रवाई हो। आपने विकास जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बातें कही हैं। एक तो आपने इसको वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो घटना घटी है, ये महज़ एक वोट बैंक पोलराइज़ेशन का इश्यू है या वास्तव में ऐसी कोई आंधी आने वाली है? देखिए मैं अपने तरफ से मैं क्यों बोलूं, जो परिस्थिति है वो बता रही है। परिस्थिति ये है कि अभी इलेक्शन यूपी में आने वाला है, परिस्थिति है कि और भी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन आने वाला है। तो परिस्थिति में अगर आज के दिन में अगर सरकार एक मतलब एक सही कदम उठाए और इन लोग को अरेस्ट करे, एक एक लोगों को ये बताए कि हम कानून हमारे सामने सबसे आगे है, मतलब सबसे ऊंचा है, रूल ऑफ लॉ जो हम कहते हैं। दूसरा आप सवाल तो उठा रहे हैं सरकार की चुप्पी के ऊपर। तो सरकार की ये चुप्पी जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उस पर एक्शन तुरंत हो जाता है, चाहे वो जुर्म हो या ना हो। और जहां इतना बड़ा जुर्म हो चुका 153A में जो सबसेक्शन 2 है, रिलीजियस कांग्रीगेशन में अगर आप इस तरह का कोई भी हेट स्पीच करते हैं तो 5 साल की सजा है। अब 5 साल की सजा में तो नॉर्मली अरेस्ट होता ही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड 3 साल या उससे कम की सजा हो तो अरेस्ट ना हो, तो मेरे को समझ में आता है कि मोस्टली ऐसे ऑफेंसेस बेलेबल भी होते हैं, इसलिए अरेस्ट होने का कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन जहां 5 साल की सजा हो, कॉग्निजेबल हो, नॉन बेलेबल हो, उसमें आप अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज जा रहा है, आम आदमी को मैसेज जा रहा है कि भाई अगर इस तरह के आप कुछ वो करेंगे, भाषण देंगे या इस तरह का कुछ आप कोई मुहिम उठाएंगे, मैं आपको तो ध्यान फिर दिलाना आपके चाहूंगी न सिर्फ अरेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उस धर्म संसद के जो सबसे बड़े साधु थे, उसके आगे आकर के उत्तराखंड के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाथ भी जोड़े और उनके पैर भी छुए और ये वीडियो भी वायरल हुआ। तो आप एक तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप आकर के उनकी भक्ति भी दिखा रहे हैं, तो वास्तव में ये क्या क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? ये मैसेज जो है, यही मैसेज जो सबसे जो दुख देने वाली मैसेज यही है कि आप कानून का उल्लंघन भी कर ले, कोई जुर्म भी कर ले, बहुत बड़ा जुर्म कर ले जिसमें कि बहुत बड़ी सजा है। हमारे देश में 5 साल की सजा कोई मामूली सजा नहीं होती है, और उसके बावजूद भी आपको खुली छूट रहेगी। आप एक ऐसे पूरे देश में घूमिए जैसे कि आप बहुत बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, क्या पुलिस व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है क्या? आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कुछ साल पहले कि सीबीआई एक केज्ड पायरेट है। जी। तो ये तो जो लोकल पुलिस है तो केज्ड पायरेट से भी बदतर हो गया ना। ये तो एक तरह से लोग जो जो उनके ऊपर में बैठे हैं, सरकार में जो बैठे हैं, मुख्यमंत्री है या जो होम मिनिस्टर हैं या जो डीजी पुलिस है, वो जब तक उनके तरफ से अंदेशा नहीं मिलेगा कि ऐसे मामलों में केस कार्रवाई करो, हम कार्रवाई करेंगे ही नहीं। तो ये तो एक मतलब हमारे न्याय प्रणाली पे या हमारे कानून व्यवस्था पे बड़ा सवालिया निशान उठता है कि जुर्म करके भी आप पर कार्रवाई ना की जाए। तो हमारे कहीं ना मौजूदा हमारे मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना साहब, इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही लेमेंटिंग वे में अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे ऑर्डर्स पे कार्यवाही नहीं करती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 76 सीनियर एडवोकेट्स ने और प्रोमिनेंट एडवोकेट्स ने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है कि आप इसको एक सुओ मोटो पिटिशन बना करके और इस पे आप तुरंत कार्रवाई करवाएं और इसको मॉनिटर करें इस तरह के हेट स्पीच के मामले में। तो अब कोर्ट खुला तो बंद था, छुट्टियों में था, अब कल खुल रहा है कोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस चिट्ठी पे पुनर्कार्रवाई करेंगे, उसको एक पिटिशन बनाएंगे, उसको बनाएंगे कि ये एक पीआईएल उसको, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल जुरिस्डिक्शन है वो इसी तरह से शुरुआत की थी, एक चिट्ठी से ही शुरुआत की थी। और हमारे आज पीआईएल जुरिस्डिक्शन इतना आगे बढ़ गया, तो उस चिट्ठी को आगे उसको लेकर के आगे बढ़ाए और एक्शन ले, बताएं कि पुलिस ने क्या एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं एक्शन लिया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही होगी कि हम
न्याय का पालन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था का कोई जो उल्लंघन कर रहा है वो उस उल्लंघन के बावजूद भी ऐसे उस पर कार्रवाई ना की जाए, ये बहुत गलत इंडिकेशन होगा। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज का ओथ भी देखें तो उसमें लिखा है आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और मैंने वो वीडियो देखा और बड़ा दुख लगा देख करके कि हमारा देश जो सेक्युलर है, जो हमारे उसमें प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट करके जो लाया गया आज से 40 साल पहले, वो कह रहे हैं वो सेक्युलर भी गलत लाया गया। इसलिए इतनी बड़ी बात कर दी है तो ये तो पूरा ही संविधान पे ही सवाल उठाए, मतलब एक जुर्म के अलावा संविधान के भी जो हमारे सेक्युलरिज्म और इंडिया इंटेग्रिटी पे डायरेक्ट अटैक है ये। बिल्कुल, तो इसलिए ये बहुत सीरियस केस है मेरे हिसाब से। और इस तरह के सीरियस केस को हम अगर ऐसे छोड़ दें और इस तरह के नेताओं को हम उसके बावजूद मंत्री बना के रखें या उनको हम इस तरह से चीफ मिनिस्टर उनका जा करके उनको प्रणाम करें और उनका एक तरह से उनसे उनका आशीर्वाद लेने का एक दिखाएं, तो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली इसमें आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। विकास जी, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए इस बात को तफ्तीश से समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट कब कब और किन किन हालात में यूज करता है, और अभी ऐसे जो हालात हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं किया, और क्यों हमारे माननीय 76 सीनियर एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखनी पड़ी। इसका मतलब ये सीधा सीधा निकलता है कि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो आज भी हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि इसको एक न्यायिक ढंग से इस पूरे एपिसोड को जांच किया जाए और इसको डील किया जाए। तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कब कब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है और इसमें देरी होने का क्या कारण है? देखिए, देरी होने का एक तो कारण ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी छुट्टियों में चल रहा है। हालांकि ऐसा पहले हुआ है कि छुट्टी में भी एक स्पेशल बेंच बना करके इस तरह के मामले को लगाया जा सकता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते थे। लेकिन वो चिट्ठी जब उनके पास आ गई थी और आज चिट्ठी लिखे, मेरे को लगता है शायद एक हफ्ता तो हो ही गया उस चिट्ठी को उनके पास पहुंचे हुए, जिसमें 76 वकीलों ने कहा है कि इसमें एक्शन लिया जाए। तो अगर उन्होंने एक स्पेशल बेंच छुट्टियों के दौरान नहीं बनाया तो थोड़ा सा वो एक जरूर शो करता है कि हाँ, उन्होंने एक प्रायोरिटी इस मामले को नहीं दी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि कोर्ट कल से खुल रहा है तो कल जरूर उस चिट्ठी पे कार्रवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये जरूर इस देश में स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे कानून जो है सबसे ऊपर है और कोई कानून के ऊपर नहीं। कुछ साधु जो थे उनका ये भी कहना था धर्म संसद के अंदर कि अब हमें इन लोगों को जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हुआ था उसी तरीके से क्लिंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि एथनिक क्लिंजिंग की बात की गई थी। तो ये जो है ओपन थ्रेट है मारधाड़ के लिए, तो उस साधु के ऊपर आपके विचार से कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी, और जो इसके ऊपर धाराएं नहीं लगी है तो देश के लिए इस तरह के साधु या इस तरह के बयानात जो है वो कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, और जो आने वाली यंगर जनरेशन है उनके दिमाग के ऊपर इससे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, हमारी जो कानून व्यवस्था है या जो हमने अपने आप को एक संविधान दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके, तो हमने एक बहुत ही मतलब हमने भले सेक्युलरिज्म शुरू से ना लिखा हो, लेकिन अगर आप हमारे आर्टिकल 25-26 देखिए तो इंटेंशन शुरू से था कि हमारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर हो, और उस इंटेंशन को एक अमेंडमेंट के दौरान सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में डाला गया। इसलिए हमारी जो कानून व्यवस्था है या जो हमारा ये देश है, जो हमारा आज इस देश की जो आज पूरे विश्व में एक मान्यता जो दी जाती है, वो सिर्फ इसी बात की है, बहुत कुछ इस बात की है कि हमारे देश में कोई भी धर्म का हो उस पर निष्पक्ष तरीके से उस पर कोई मतलब उसको कोई जरा भी डर भय नहीं है कि उस देश में रहे और एक सिटीजन की तरह उसको पूरी इज्जत मिले और उसको पूरी कानून व्यवस्था की उसको फायदा उठ पाए। तो ये जो हमारा आज हमारे आजादी के इतने साल हो गए,
आज इतने साल आजादी के बाद एक नया मोड़ पे ले जाने की जो कोशिश की जा रही है इस देश को, जो जो हमारे देश में जो एक धर्म निरपेक्षता की जो बुनियाद बनाई गई है, इतने सालों की जो बुनियाद बनाई गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से लेकर के और आगे भी जो संविधान जिन लोगों ने चलाया, उन्होंने जो एक बुनियाद बनाई है, उस बुनियाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये एक पूरे विश्व में एक बड़ा एक गलत तरीके का एक मैसेज जाएगा कि इस देश में लोग जो है वो डर के रहना पड़ेगा, किसी भी धर्म के लोग को डर के रहना पड़ेगा, या एक माइनॉरिटी को डर के रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही जी हाँ, सोशल मीडिया पे कई रिएक्शंस देखे गए। सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर के, इस इंसिडेंट को लेकर के काफी रिएक्शंस देखे गए। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आर्टिकल छापा, पाकिस्तानी सरकार ने भी हमारे वहाँ के हाई कमिश्नर को बुला करके और पूछताछ की। तो इसका जो रिपल इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आना है वो तो आएगा, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी सरकारों को ये कह दिया है कि आप इंडियन डोमेस्टिक जो सिचुएशन डेवलप हो रही है विद रिगार्ड टू कम्युनल डिवाइड, आप उस पर नजर रखें और जो भी आगे होगा उसको वो लोग डील करने के लिए तैयार हैं। और इसी चीज के मद्देनजर हिंदुस्तान के अंदर कई धड़े ऐसे हैं जिन्होंने अपने शिया और सुन्नी वाले डिफरेंसेस छोड़ करके अब यूनाइट होने की ठानी है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई सिविल वॉर की तरफ लेके जाएगा? देखिए, जो एक विदेशी ताकत के बारे में जो आपने बात की कि वो हमारे कंट्री को मॉनिटर करेंगे या हमारे कंट्री में वो देखेंगे कि कोई इस तरह की जो बदलाव हो रही है उसमें कोई वो एक्शन ले, ये इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारा देश इतना मजबूत है, हमारा देश में इतनी हमारे हमारे जो लोग हैं इस देश के, उनकी जो सोच है, जो जो एवरेज सोच मैं कहूँगा, या जो इंटेलिजेंसिया जो हमारे इस देश में है, वो मेरे हिसाब से काफी सक्षम है कि इस तरह के मामले को हम इंटरनली डील करें और इंटरनली इसका समाधान निकालें। कोई भी बाहर के देश को मेरे हिसाब से कोई हक नहीं बनता कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे, क्योंकि वो अगर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे जो जो हम कहते हैं ना सॉवरेन, जो हम सॉवरेन है वो सॉवरेन ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचने की उनको बाध्य किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो भी कानून का जो उल्लंघन कर रहा है, जो कानून का जो खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और उस कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो जो स्टेप्स उठाने हैं वो सब हमको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश इतने आसानी से हिलने वाला नहीं है। इतने आसानी से कोई हमारे देश को इस तरह का एक डिस्टेबलाइजिंग टाइप का स्पीच दे करके कोई हमारे देश को वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था तो अंबेडकर जी ने ये कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, कि हर सिचुएशन पे जब इस देश पे कोई ना कोई आतंक आएगा या कोई ना कोई इंटरनल राइफ आएगा तो कोई ना कोई नेता उठेंगे और उसको डील करेंगे और इंटरनली हम लोग उसको संभालेंगे। तो इसलिए जरूर मेरे को मानना है कि कोई ना कोई समाधान हम अंदर से ही अपने एक डेमोक्रेटिक तरीके से ही निकालेंगे, जो कि इस तरह की चीज को आगे के लिए लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की चीज से करने से पॉलिटिकली भी आपको फायदा नहीं मिलता है। तो ये बातें जो है वो हमको डेमोक्रेटिक तरीके से ही करना पड़ेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा देश इस तरह के उल्लंघन से बहुत सक्षम है, करने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। जी हाँ। जब 2014 से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो अपने लिए प्रधानमंत्री के लिए अपनी एक इमेज का प्रोजेक्शन कर रहे थे, तब उन्होंने गुजरात मॉडल की बहुत सराहना की थी और बहुत बड़े पैमाने पे उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी। बाकायदा PR एजेंसीज को एंगेज किया गया था और गुजरात मॉडल का उसमें वास्ता दिया गया था। तो क्या हम माने कि ये वही गुजरात मॉडल है जो गुजरात में था और अब पूरे देश में रेप्लिकेट हो रहा है? कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे मैंने कुछ इंटरव्यूज और भी लिए हैं, उनका ये मानना है कि यही बातें, इसी तरीके का दबा हुआ मुसलमान गुजरात में भी था और है, और आज वही चीज जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लागू हो रही है
तो न सिर्फ इनकी चुप्पी बल्कि ऐसे जो साधु हैं जो इनकी प्लानिंग को एक्चुअली अमल जामा पहनाते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको इनका संरक्षण भी मिलता है। तो देखिए, मैं इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो एक पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने वाला जो पोजीशन है, तो मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहता। मैं इसको एक कानूनी डिस्कोर्स तक ही रखूं तो ठीक है, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, ना कांग्रेस के फेवर में हूँ या किसी के फेवर में हूँ। इसलिए इस पॉलिटिकल डिबेट को मैं कि उनकी क्या मंशा थी, उन्होंने क्या गुजरात मॉडल निकाला, टू बी ऑनेस्ट मेरे को मालूम भी नहीं है क्या गुजरात मॉडल की आप बात कर रही हैं। मैं तो इस डिबेट को एक इस तरह से मैं चाहता हूं कि इस देश में ये बात को स्थापित किया जाए और मेरे इस डिबेट के माध्यम से हमारी जनता, हमारे यूथ को ये समझाया जाए कि इस तरह का कानून का उल्लंघन है, ये करके आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हम इसको होने नहीं देंगे। इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं उसको अंजाम हम नहीं लेने देंगे। हम इस देश में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इसको हमारा यूथ जो है वो कानून व्यवस्था में अब भरोसा कम कर रहा है। कई जगह देखा जाता है मॉब लिंचिंग हो जाती है, कई जगह देखा जाता है कि काऊ विजिलेंट्स जो है वो तरह तरह के बहाने लेकर के और मारधाड़ पे उतर आते हैं। तो आप और प्लस यहाँ पे एक साध्वी थी हरिद्वार में जिसने यहाँ तक कहा कि कापी किताब छोड़ो और हथियार उठाओ, तो ये कानून व्यवस्था का मसला है। तो आप हमारे यूथ को जो इस तरह के बयानों से मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें खास करके क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये संदेशा देना चाहूंगा कि जो हमारी जो देश है, जो हमने धर्म निरपेक्षता को अपना कानून में एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाया है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो इस देश में किसी भी रिलीजन को बैर से ना देखें। हर इंसान जो है वो रिलीजन उसका बाद में है, पहला वो इंसान है और इंसानियत के नाते हर इंसान को बराबर तरीके से देखें, किसी के खिलाफ द्वेष न रखें। और जब भी आप वोट भी करने जाएं तो वोट करने में ये जो आपका जो रिलीजन है या जो आपकी जो अपनी जो सिखाया जाता है उसमें इस तरह के भाषणों में, इसको ना देख करके बल्कि कैंडिडेट को देखें और ये देखें कि हाँ कौन सा कैंडिडेट हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में जा करके एक देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बनिस्बत की मैंने एक पिटिशन में ये भी बहस किया था सुप्रीम कोर्ट में, अश्विनी उपाध्याय, हालांकि वो बीजेपी के ही नेता है, लेकिन कई अच्छे हरिद्वार संसद में मौजूद थे। हाँ, हरिद्वार संसद में मौजूद थे। अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं उनके भी खिलाफ रहूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके एक बार भी उनका सपोर्ट करूंगा। लेकिन आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो दिल्ली में जो हुआ, आपको याद होगा जंतर मंतर में। जी हाँ। तो मॉर्निंग में अश्विनी वहां गया था और मॉर्निंग में कोई हेट स्पीच नहीं हुआ। हेट स्पीच हुआ लंच के बाद और वो जो वीडियो से क्लियरली दर्शाता है कि वो बारिश हुई 2 बजे के आसपास और करीब 4 बजे हेट स्पीच हुए जब अश्विनी उस समय वहां पे नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, पुलिस किस तरह से कानून का क्या धज्जी उड़ाते हैं, किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। अश्विनी उपाध्याय को तो उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो शाम को जो हेट स्पीच में थे जिनका लोगों ने देखा वीडियो, उनको उठाया ही नहीं पहले। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लोगों को उठाने का एक इम्प्रेशन होता है कि जो इस तरह, क्योंकि मैं अश्विनी को पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो कभी इस तरह के काम में, वो उसका बड़ा क्लियर वो है, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे उठाता है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पे उठाता है, इस तरह के मुद्दे वो उसने बहुत उठाए हैं, उसमें मैं अपियर भी करता हूँ। तो एक जो मुद्दा मैं आपके पास आने वाला था वो ये था कि जब आप इलेक्शन होता है तो सिंबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट का फोटो और उसका नाम और उससे आप वोट मांगिए। ये ना बताइए कि वो बीजेपी का है या वो कांग्रेस का है। ये अश्विनी उपाध्याय का पिटीशन है और मेरे हिसाब से इस तरह का अगर कानून हो जाए, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप है भी तो कोई आपको सिंबल नहीं मिलता कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी, आपका भले प्रचार हो जाए कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लेकिन आपको कोई सिंबल नहीं मिलता। तो इसलिए हम बिना सिंबल के लड़ते हैं। काबिलियत देखी जाती है। सिंबल का अगर इलेक्शन हो तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अच्छे लोग पार्लियामेंट सांसद में आएंगे, असेंबली में आएंगे और देश का उससे, क्योंकि जो आज के दिन जिस तरह से
पॉलिटिक्स का जो जो एक गिरावट आ रही है वो इसीलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि वोट पार्टी के नाम पे मिल जाता है, और ये जो इस तरह के हेट स्पीच है इनका लोगों का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर ये सिंबल लेस इलेक्शन हो जाए तो सिर्फ आप कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट को देख करके वोट डालें, तो ये बहुत से देशों में है भी इस तरह का बिना सिंबल का इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ आगे सोचना पड़ेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दिन में प्रधानमंत्री से भी कहा था कि जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, अगर आप कानून लाएंगे तभी ये रुक पाएगा, क्योंकि आज 43% पार्लियामेंटेरियंस क्रिमिनल सीरियस क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड है। ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप उठाइए आंकड़े उठाइए पिछले 5-7 इलेक्शन से, तो 17% से होकर के 43% हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक कानून के दायरे में इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हम असमर्थ है, ये कानून के तहत ही इसको आप इसको ला सकते हैं, इस तरह का डिबारमेंट। तो ये कानून लाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने सुना भी उस भाषण को, पता नहीं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये सब करना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। अगर हमको अपने देश का जो अपने आप को संविधान दिया है उसको अगर सही रास्ते पे लेके जाना है। जी हाँ, ये जो विकास जी पूरा एपिसोड जो हुआ है, इसमें अगर आप थोड़ा सा और माइन्यूटली डिटेल देखने की कोशिश करेंगे तो लगता है कि जैसे धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के बीच एक तरह का एक मतलब लोगों को चुनाव करना पड़ रहा है कि धर्म ज्यादा जरूरी है या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा जरूरी है। तो इस बारे में जहां तक मुझे समझ में आया आपके इंटरव्यू के दौरान कि आप यही कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बड़ा है, तो धर्म आगे रखा जाए या कॉन्स्टिट्यूशन आगे रखा जाए? देखिए, मेरा तो इसमें दो राय ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे न्याय प्रणाली में या हमारे जो सोशल ऑर्डर जो हमने अपने आप को दिया है इस अपने देश के लिए, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है। बाकी धर्म जो है आपके अपने घर के लिए है, आपके निजी व्यवस्था के लिए है। धर्म को पॉलिटिक्स में ना लाए, धर्म और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखें। जब धर्म पॉलिटिक्स में घुसने लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश की जो छवि है, जो हमने अपने आप को एक देश दिया है, एक व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था पे ही बड़ा भारी एक अटैक होगा। और वो मैं नहीं चाहूंगा कि आज के जो यूथ है जो इस वीडियो के माध्यम से जो इस प्रोग्राम को देखें, वो इसको समझे कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो गाइडिंग स्टार है, जो मैं कहूँगा जिसको हमको सिर्फ देखना है आगे, वो सिर्फ संविधान है। और संविधान में कहीं भी धर्म का कोई वो हिस्सा नहीं आता। धर्म जो है ना इलेक्शन में आना चाहिए, ना संविधान के इंटरप्रिटेशन में आना चाहिए। और जो भी इसका उल्लंघन करता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, कुछ मुस्लिम जो हैं वो इस चीज को अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले नसीरुद्दीन शाह जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सिचुएशन है वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। एक मौलाना साहब है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी प्यास, क्योंकि साध्वी ने कहा था कि हमारे 100 बंदे अगर इनके 20 लाख बंदे भी मार दें तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी और हिंदू राष्ट्र बनने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि अगर इनकी प्यास हमें मारने से बुझती है तो हम 20 लाख लोगों की शहादत देने को तैयार हैं। फला फला मस्जिद में पहला जुमा 7 जनवरी को पड़ रहा है, हम वहां पे जमा हो जाएंगे और हम उनको आमंत्रण देते हैं कि आए और अपनी प्यास बुझा लें। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से। तो खास करके मुस्लिम समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था पे विश्वास रखें, और जिसने भी उल्लंघन किया है, देखिए आज कोई अगर डकैती करके कुछ पैसे अगर ले जाता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि आप भी डकैती करके पैसे निकाल लो, क्योंकि वो डकैत पकड़ा नहीं गया है। इसलिए कानून व्यवस्था पे विश्वास रखें। और हम लोग जैसे जो भी हम लोग आज के दिन में जिस पोजीशन पे भी है, हम लोग सब वो काम करेंगे जो उनके फेथ को रिस्टोर करने में मदद करेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे लोग अभी भी इस देश में बहुत ज्यादा है, जो कि इस व्यवस्था को टूटने नहीं देंगे, इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होने देंगे। और जो भी हमको करना पड़ेगा इस व्यवस्था के लिए, इसको बचाए रखने के लिए, उसका हम सारा कदम उठाएंगे। और उसको अगर ये कॉन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड लेकर के आएंगे ना, तो ये फिर वो व्यवस्था और खराब होगी। और जो ये धर्म नेता चाहते हैं,
वही उसी पे बढ़ावा उनको मिलेगा कि भाई मैंने कहा था ना कि हाँ चलो उन पे एक्शन लो, वो देखो अब वो अब तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस नैरेटिव को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मेरा ये उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इसको इसको अपने ऊपर कोई असॉल्ट न ले और अपने व्यवस्था पे विश्वास रखे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्था या तो हम कानूनी तौर पे, अगर जैसे आपने बोला चीफ जस्टिस को चिट्ठी गई उस पर एक्शन ली जाएगी, और नई कानूनी तौर पे ली जाएगी तो हमको लगता है जो इलेक्शन आने वाले हैं उस इलेक्शन में कहीं ना कहीं इनको एक पता चलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये जो है इससे इनका नुकसान हुआ है, इनका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे को एक्चुअली जाना पड़ेगा, मेरे को आज फ्लाइट भी लेना है, मैं एक्चुअली कहीं बहुत दूर हूँ। जी। ठीक है विकास जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के संचालक जिसे कहा जाता है वो है, उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि हर हिंदू औरत 4-4 बच्चे पैदा करे। तो इस तरह की टिप्पणी क्या शोभा देती है? क्या उनका ये हक बनता है वो किसी भी तरह के किसी हिंदू औरत के या किसी भी और औरत के पर्सनल लाइफ में और पर्सनल प्रेफरेंसेस में दखल कर सकते हैं? देखिए अमूमन तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं बनता, हक किसी को भी नहीं बनता, ना हिंदू ना मुस्लिम किसी को नहीं बनता। लेकिन मेरे को इस डिबेट में मेरे को किसी के इंडिविजुअल पे कमेंट ना करते को बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, रादर इंसिडेंट में रखें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमने देखा कि विकास जी जो है वो कायदे कानून के दायरे में इस पूरी संसद में जो बातें हुई या उसका जो असर हुआ उसके बारे में उन्होंने बात की। इनका ये कहना है कि हम सब एक संविधान से जुड़े हुए हैं, हम जितने भी नागरिक हैं, नागरिक चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब अगर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पे, तो हम एक संविधान नाम के धागे से जुड़े हुए हैं और हमें सबको संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल मामला है, प्राइवेट मामला है, उसे अपने चार दीवारी के अंदर प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को सिखाएं, उस धर्म को आप आगे लेके जाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन द मोमेंट आप अपने घर से बाहर आते हैं तो एक नागरिक की हैसियत से आए और अपने संविधान का सम्मान करें, दूसरों की ह्यूमन राइट्स का सम्मान करें, दूसरों की डिग्निटी का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।